नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियोस में हम लोग रिट मेंस एग्जाम को लेकर चल रहे थे। रिट मेंस एग्जाम को लेकर हम लोग बायोलॉजी की क्लासों के रूप में आज के इस वीडियोस में लाइसोसोम को पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमारी पिछली वीडियोस सेल को लेकर काफी हद तक हो चुकी है। हम लोगों ने गोल्जी काय, अंतपत्र जालिका इन सभी के बारे में पिछले वीडियोस में डिस्कशन किया है। तो इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, जहां पर आप लोग रिट मेंस एग्जाम के लिए पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। देखिए, कंप्लीटली नोट्स के रूप में हम लोगों ने दिन किया है। तो चलिए आज की इस वीडियोस में हम लोग लाइसोसोम को शुरू करते हैं। देखिए, लाइसोसोम होता क्या है, इस लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई, अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। नोट्स वाइज तरीके से दोस्तों अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। देखिए, लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम एंजाइम की गोलाकार ग्रंथियां होती है। लाइसोसोम क्या होता है कि हमारी कोशिका के अंदर ये लाइसोसोम कहां पर पाया जाता है, हमारा एक कोशिकांग है, कोशिका का अंग है। तो कोशिका के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, हम लाइसोसोम किसको बोलेंगे, तो गोलाकार ग्रंथियां होती हैं जिसको हम लाइसोसोम के नाम से जानेंगे। देखिए, लाइसोसोम की खोज है वो डी डुबे के द्वारा की गई। हमारे कोशिका के अंदर लाइसोसोम की खोज है वो डी डुबे नामक व्यक्ति के द्वारा की गई। अपने कॉपी में जरूर लिखें। इसके बाद में इसका कार्य क्या है कि ये लाइसोसोम काम क्या करता है हमारे कोशिका में। देखिए, अवशिष्ट पदार्थों को हटाने का कार्य करता है। लाइसोसोम कौन सा कार्य करता है कि अवशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए हमारा ये लाइसोसोम काम आता है। अब आता है दोस्तों अवशिष्ट पदार्थ कहां पर, तो कोशिका के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, बिना काम के पदार्थ होते हैं, तो उसको हटाने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम करता है। ओके, इसके बाद में लाइसोसोम का उपनाम क्या है, लाइसोसोम का उपनाम है आत्महत्या की थैली। यानी आत्महत्या इसको क्यों कहा, क्योंकि ये लाइसोसोम है वो खुद को ही नष्ट कर देता है। देखिए, इसका उपनाम हो जाएगा, पूछा जाए कि निम्न में से आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। ये थैली नुमा होते हैं, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए, लाइसोसोम में एंजाइम भरे होते हैं। लाइसोसोम में क्या भरे होते हैं, एंजाइम भरे होते हैं, और एंजाइम को रोक कर रखती है, एंजाइम को गिरने नहीं देती। एक थैली होती है लाइसोसोम, इस थैली के अंदर एंजाइम भरे होते हैं, और ये थैली है वो फटती नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी लाइसोसोम की थैली है वो फट जाती है। क्या होती है, लाइसोसोम की थैली कभी कभी फट जाती है, और इसमें भरे हुए एंजाइम है वो बाहर निकल जाते हैं, और सब ये लाइसोसोम को ही नष्ट कर देते हैं। इस कारण इसे आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। देखिए, एक बार पुनः देखिए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहेंगे हम लोग, लाइसोसोम खुद को नष्ट करता है, कैसे करता है। देखिए, लाइसोसोम में एंजाइम भरे होते हैं। लाइसोसोम एक थैली होती है, इसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं, और ये एंजाइम को रोक कर रखती है, एंजाइम को थैली के अंदर रोक कर रखती है। लेकिन कभी कभी एंजाइम की थैली है वो फट जाती है। क्या होती है, एंजाइम की थैली है वो फट जाती है, ये झिल्ली है वो फट जाती है, और इसमें भरे हुए एंजाइम है वो बाहर निकल जाते हैं। थैली फट गई एंजाइम की, लाइसोसोम की थैली है वो फट गई, तो भरे हुए एंजाइम डुल गए, यानी कि निकल गए, और सभी लाइसोसोम को ही नष्ट कर देते हैं। यानी कि लाइसोसोम की, मान लो कि ये थैली है और इसके अंदर लाइसोसोम एंजाइम है वो भरा हुआ है। जैसे ही थैली फटी तो जो भी एंजाइम बाहर निकले वो इसी को ही नष्ट कर देते हैं। यानी कि लाइसोसोम खुद को ही नष्ट कर देते हैं। कौन, ये एंजाइम, लाइसोसोम के एंजाइम लाइसोसोम को ही नष्ट कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है कि लाइसोसोम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक लाइसोसोम और द्वितीयक लाइसोसोम, दो प्रकार के होते हैं। लाइसोसोम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लाइसोसोम और द्वितीयक लाइसोसोम। प्राथमिक लाइसोसोम किससे मिलकर बना होता है, तो गोल्जी काय के द्वारा ये बनता है। प्राथमिक लाइसोसोम गोल्जी काय के द्वारा, और द्वितीयक लाइसोसोम है वो प्राथमिक लाइसोसोम पकने पर, परिपक्व होने पर द्वितीयक लाइसोसोम बन जाता है। तो ये इस लाइसोसोम के दो प्रकार है, प्राथमिक और द्वितीयक, समझ गए। अब लाइसोसोम है वो केवल और केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता। इसलिए इस यहाँ पर एक नोट के रूप में आप लिख सकते हैं कि लाइसोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि पादप कोशिका में, पादप सेल में
अनुपस्थित होता है। ये लाइसोसोम पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। ये दोस्तों नोट के रूप में आप अपनी कॉपी में इस यहाँ से नीचे जरूर लिखें कि लाइसोसोम है वो जंतु कोशिका में उपस्थित होता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता लाइसोसोम, ध्यान रखें। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को लेकर, रिक्तिकाओं को लेकर चलते हैं कि कोशिका के अंदर रिक्तिकाएं पाई जाती है उसको लेकर। तो चलिए अपनी नोट्स कॉपी में इसे उतारिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको दिख तो रही होगा, मिटाने की क्या आवश्यकता, अच्छी तरीके से वीडियोस को रोककर लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आता है रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स। इसके बारे में, वैक्यूल्स क्या होती है? कोशिका के अंदर रिक्तिकाएं पाई जाती है। जिस प्रकार से अभी हमने लाइसोसोम को पढ़ा, गोल्जिका को पढ़ा, अंतःपद्रवी जालिका को पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा, ये क्या है? कोशिका के अंग है, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो रिक्तिकाएं वैक्यूल्स है, ये भी कोशिका के अंदर होगी। तो रिक्तिकाओं की खोज है वो डुजार्डिन के द्वारा की गई, डुजार्डिन के द्वारा रिक्तिकाओं की खोज है वो की गई। अब ये क्या होती है रिक्तिकाएं? देखिए रिक्तिकाएं जो होती है वो पादप कोशिका में विकसित बड़ी होती है तथा पादप कोशिका का लगभग 90% भाग है वो कवर करती है। तो रिक्तिकाओं के बारे में एक और लाइन आ गई कि रिक्तिकाएं है वो पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है, विकसित होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं होती हैं लेकिन सूक्ष्म होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। इसलिए पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं तो अधिक भाग कवर करेगी। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है कि रिक्तिकाएं है वो पादप कोशिका में विकसित और बड़ी होती है, इसलिए पादप कोशिका का 90% भाग है वो कवर करती है। अगला पॉइंट है कि रिक्तिका की कोशिका भित्ति को टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। टोनोप्लास्ट क्या होता है? रिक्तिका की कोशिका भित्ति है, इसको टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाएगा। अगला पॉइंट है कि रिक्तिका में भोज्य पदार्थों, रिक्तिका जो होती है इसमें भोज्य पदार्थों, अवशिष्ट पदार्थों और खनिज लवणों के जमाव है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर रिक्तिकाओं में क्या क्या पाया जाता है? रिक्तिका के अंदर भोज्य पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ और साथ ही साथ में खनिज लवणों का भंडार है वो पाया जाता है। ये बातें इसके अंतर्गत आती है। रिक्तिकाओं के अंतर्गत इसकी खोज है वो डुजार्डिन के द्वारा की गई और रिक्तिकाओं की कोशिका भित्ति को टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब हम दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यही इतनी सी बातें थी। इसके बाद में हम सूक्ष्म नलिकाओं को देखते हैं, इसे नोट करें। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि कोशिका के अंदर सूक्ष्म नलिकाओं का होना। सूक्ष्म नलिकाएं क्या होती है? कोशिका के अंदर यानी कि कोशिका द्रव्य, कोशिका है, कोशिका के अंदर कोशिका का पानी यानी कि कोशिका का द्रव्य, कोशिका द्रव्य में ये सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है कोशिका के द्रव्य में। फिर जंतु कोशिका में सूक्ष्म नलिकाओं की खोज, पादप कोशिका में सूक्ष्म नलिकाओं की खोज। जंतु कोशिका के अंदर सूक्ष्म नलिका की खोज वो फ्रांथी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? फ्रांथी के द्वारा। और पादप कोशिका में सूक्ष्म नलिकाओं की खोज वो पोर्टर के द्वारा की गई। ध्यान रखें इन दोनों बातों को, एग्जाम में अलग अलग पूछी जा सकती है कि जंतु कोशिका में सूक्ष्म नलिकाओं की खोज वो फ्रांथी ने की थी, इसके बाद में पादप कोशिका में सूक्ष्म नलिकाओं की खोज वो पोर्टर के द्वारा की गई थी। अब इसके बाद में सूक्ष्म नलिकाओं को लेकर एक और पॉइंट आता है कि सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो गोलाकार हो सकती है, नलिकाकार हो सकती है और अशाखित भी हो सकती है। अब इसके बाद में सूक्ष्म नलिकाओं के व्यास की बात करें कि सूक्ष्म नलिकाओं का व्यास कितना होता है, तो ये 25 नैनोमीटर तक इसका व्यास होता है। कितना होता है? सूक्ष्म नलिकाओं का व्यास 25 नैनोमीटर। इसके बाद में सूक्ष्म नलिका है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो सूक्ष्म नलिकाएं दो उपिकाइयों से मिलकर बनी होती है। कितनी? दो उपिकाइयों से मिलकर बनी होती है। पहली उपिकाई है अल्फा और दूसरी है बीटा। अल्फा और बीटा दो उपिकाइयों से मिलकर सूक्ष्म नलिकाओं का निर्माण होता है। अब इसके बाद में सूक्ष्म नलिकाएं कार्य क्या करती है? अब कोशिका के द्रव्य में सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित है, लेकिन इसका कार्य क्या है, क्या काम करती है? ये सूक्ष्म नलिकाएं तर्कु तंतु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? तर्कु तंतु के निर्माण का कार्य सूक्ष्म नलिकाएं करती है। फिर तारक केंद्र यानी कि सेंट्रियोल का निर्माण भी कौन करता है? सूक्ष्म नलिकाएं। हम लोग दोस्तों तारक केंद्र की बात करेंगे। तारक केंद्र क्या होता है? अब तारक केंद्र का निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा होता है। और तर्कु तंतु का निर्माण भी सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा। अब दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी, ये तो ये कि सूक्ष्म नलिकाओं की उपिकाइयां कितनी होती है? दो होती है, अल्फा और बीटा, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में इसकी पादप में खोज और इसकी जंतु में खोज। इसके बाद में
इसका व्यास तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अपनी नोट्स कॉपी में मेंस को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखें कि 25 नैनोमीटर इसका व्यास होता है और इनके कार्य तो इंपॉर्टेंट रहते ही है। तो इसमें से यानी कि निम्न में से सूक्ष्म नलिकाओं का कार्य नहीं है या फिर है, इस प्रकार से सूक्ष्म नलिकाओं को लेकर पूछा जा सकता है। इसलिए इन बातों को सूक्ष्म नलिकाओं से रिलेटेड जरूर अपनी नोट्स कॉपी में नोट करें। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं एक दो पॉइंट को लेकर, फिर हम अपनी क्लास को दोस्तों अब हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं, वो है सूक्ष्मकाय यानी कि माइक्रो बॉडीज। सूक्ष्मकाय, सूक्ष्म माइक्रो काय यानी कि बॉडीज। सूक्ष्मकाय माइक्रो बॉडीज कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। 3 प्रकार के माइक्रो बॉडीज होते हैं। सबसे पहला है स्पिरोसोम, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम। स्पिरोसोम, परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। स्पिरोसोम क्या होता है? इस स्पिरोसोम की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई? पार्नर के द्वारा स्पिरोसोम की खोज की गई। ये क्या है? ये सूक्ष्मकाय है, माइक्रोबॉडीज है। स्पिरोसोम, इसकी खोज है वो पार्नर के द्वारा की गई। और स्पिरोसोम का जो कार्य होता है वो वसा का संग्रहण करने का कार्य स्पिरोसोम करता है। मिलान के रूप में कथन आ सकते हैं एग्जाम में, यानी कि स्पिरोसोम का कार्य है वसा का संग्रह करना और स्पिरोसोम की खोज है वो पार्नर के द्वारा स्पिरोसोम की खोज हुई। अब परऑक्सीसोम है, इसकी खोज डी डुबे या फिर इन दोनों में से एक होगा टॉलबर्ट। ये दोनों एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इसमें से एक होगा, या तो होगा डी डुबे के द्वारा या फिर होगा टॉलबर्ट के द्वारा। तो परऑक्सीसोम की खोज डी डुबे या फिर टॉलबर्ट के द्वारा इसकी खोज हुई। अब परऑक्सीसोम का कार्य क्या है? ये प्रकाश श्वसन करने का कार्य करते हैं, प्रकाश श्वसन करने का। फिर आती है ग्लाइऑक्सीसोम, ये क्या है? सूक्ष्म का है, तीनों की तीनों। तो ग्लाइऑक्सीसोम है, इसकी खोज बीबर्स के द्वारा की गई। ग्लाइऑक्सीसोम की खोज बीबर्स के द्वारा। अब वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का कार्य है वो ग्लाइऑक्सीसोम करता है। वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का कार्य ग्लाइऑक्सीसोम का है और प्रकाश श्वसन करने का कार्य परऑक्सीसोम का है। वसा का संग्रह करने का कार्य स्पिरोसोम का। इसको बार बार रिवाइज कीजिए कि पार्नर के द्वारा स्पिरोसोम की खोज की गई और डी डुबे के द्वारा परऑक्सीसोम की, बीबर्स के द्वारा ग्लाइऑक्सीसोम की खोज की गई। अब दोस्तों आज के इस वीडियोस में बस इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपने दोस्त को अनुमति देवे। जय हिंद, जय भारत।